हे दोस्तों, मैं हूं बोनी वर्मा और आप सुन रहे हैं डरावनी दास्तान। आज जो कहानी है ना, वो कोई रैंडम फिक्शन नहीं है। ये एक चिलिंग रियलिटी है जो मेरे एक इंस्टाग्राम फॉलोअर आर्यन ने खुद एक्सपीरियंस की थी। तो हेडफोन्स पहन लो और रेडी हो जाओ। आर्यन की जुबानी सुनो दोहिता की वो कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसकी बौछारें इतनी तेज थीं कि कमरे के अंदर तक पानी आ रहा था। मुझे चिलिका लेक के पास तारापोई गांव आए पूरे 3 महीने हो गए थे। मैं यहाँ बूढ़े शरद बाबू के पुराने फैले हुए घर में रह रहा था। शहर के शोरगुल, काम की अंतहीन भागदौड़ और अजीब और गरीब घटनाओं के भयानक भंवर से बहुत दूर, लिटरली बहुत दूर, इस शांत धूल भरे गांव में मैंने पनाह ली थी। मेरे शहर छोड़ने की वजह कोई आम छुट्टी या काम का दबाव नहीं था। दरअसल मैं एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम का शिकार हो गया था। फैमिली बिजनेस के नाम पर मुझे एक ऐसे फ्रॉड में फंसाया गया जिसने न सिर्फ मेरी सारी बचत निगल ली, बल्कि मुझे कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल दिया कि मैं शहर में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। माँ, पिताजी, चाचा, चाची सब थे मेरे, पर उनके बीच भी मैं अब बेगाना था। उसी उदासी और ग्लानि से बाहर निकलने या कम से कम कुछ दिनों की सांस लेने के लिए ही मेरी ये गांव की यात्रा थी। शुरुआती कुछ दिन तो बस बोरिंग से कटे, पर अजीब बात यह थी कि इस अकेली जिंदगी में मुझे एक नया दोस्त मिल गया था। घर का मालिक शरद बाबू, बूढ़ा आदमी, उम्र 50 के आसपास, थोड़े झुके हुए कंधे, आंखों में ऐसा वाइब था जैसे बहुत कुछ सह लिया हो लेकिन कभी बताया नहीं, और फीके होंठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। हर शाम जब बाहर बारिश की धीमी फुहार या जुगनुओं का शांत नाच चल रहा होता, मैं शरद बाबू के नीचे वाले कमरे की चौखट पर आ बैठता। अकेली बनी लाल चाय, प्लेट में गर्मागर्म समोसे और कभी कभी मूंगफली मखा या जलेबी, बस इतना ही सहारा लेकर हम दोनों की महफिल जम जाती थी। इसी महफिल में मैंने शरद बाबू की जिंदगी की कहानी जानी, जो किसी नोवेल से भी ज्यादा दर्दनाक थी। शरद बाबू का बचपन 20वीं सदी के बीच में बीता। उनके पिताजी ने कथित तौर पर 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी के बेटे वो खुद थे और दूसरी पत्नी से एक प्यारी सी बहन का जन्म हुआ था। पर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि पूरा परिवार बिखर गया, जैसे सब कुछ अचानक टूट गया हो। उन दिनों की बात याद आती है तो आज भी उनका सीना कांप उठता है। शरद बाबू अक्सर अपनी दबी हुई दर्द भरी आवाज में कहते थे, पिताजी को कैंसर था, आंखों के सामने ही धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। और मेरी अपनी माँ, वो एक अजीब एक्सीडेंट में मर गई। एक तूफानी बारिश की रात थी। घर के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, वहीं पर बिजली गिर गई थी उस रात। माँ बकरी लाने गई थी पर वापस नहीं आई, और ठीक उसके बाद मेरी सौतेली माँ ने भी जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी माँ सुसाइड क्यों करेंगी? मैं ये नहीं मानता। जिंदगी की ये अनिश्चितता मानो उन्हें और भी जकड़ चुकी थी। तभी एक दिन उनकी छोटी बहन लापता हो गई। उस दिन स्कूल गई थी और वापस नहीं आई। शरद बाबू ने गहरी सांस लेते हुए कहा था, गांव के हर कोने में ढूंढा, शहर में भी लोगों को भेजा, अखबार में फोटो के साथ ऐड भी दिया था, पर कुछ नहीं हुआ। वो धुएं की तरह गायब हो गई थी। उस दिन शाम भी खूब जमी थी। गर्मागर्म जलेबी, करारी मूंगफली मखा और धुआं निकलती अदरक वाली चाय की चुस्कियां लेते लेते बातें आगे बढ़ रही थीं। बाहर तब लो प्रेशर की लगातार बारिश हो रही थी, मानो प्रकृति का रोना भी शरद बाबू की यादों के बोझ से भरा हो। बात करते करते मैंने अचानक पूछ लिया, आपकी बहन की तलाश क्या आज भी नहीं हुई? उनकी नजर एक पल में शून्य में खो गई। चेहरा कैसा पड़ गया था। मैंने ध्यान दिया, फिर थोड़ा हिचकिचाकर फिर पूछा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जिंदा या मुर्दा? सज्जन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बताया ना, अखबार में भी फोटो के साथ ऐड दिया गया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो मानो पूरी तरह से खो गई थी। अच्छा ठीक है। इसके बाद कुछ और देर तक गपशप चलती रही। मैंने देखा शरद बाबू कुछ खोए खोए से हो गए थे। रात बढ़ने पर मैं अपने कमरे में लौट आया। बाहर तब भी लो प्रेशर की लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की आवाज में भी कुछ अजीब सा था, जैसे कोई कहानी छिपी हो उस शोर में। रात तब काफी गहरी हो चुकी थी। गांव एकदम डेड साइलेंस में था। चारों ओर झाड़ियों की धुंधली छाया और दूर से आती उल्लू की आवाज में एक डरावनी खामोशी थी। इस खामोशी के बीच शरद बाबू का पुराना, सदियों का साक्षी ये घर मानो एक प्राचीन रहस्य लिए खड़ा था। मेरा दूसरी मंजिल का कमरा उस रहस्य के केंद्र में था। कभी जमींदारी जमाने का निशान लिए हुए था ये कमरा। ऊंची छत, उसमें मकड़जाल और कोनों कोनों में जमी समय की धूल की परत। जैसे ही पैर रखा,
लकड़ी ऐसे चीखी जैसे सेंचुरीज पुराना कोई राज अभी भी उसमें कैद हो। पश्चिम दिशा की खिड़की का एक पल्ला खुला था। उस खुले हिस्से से दूर नीची जमीनों में बारिश का पानी जमा होकर एक विशाल तालाब बन गया था। तालाब के किनारे से धुंधले अंधेरे में एक नाव, लगता है कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा है, क्योंकि उसके हाथ में पकड़े हुए लैंप की हल्की रोशनी मानो उसके अस्तित्व की सूचना दे रही थी। और वो रोशनी इतनी कम थी कि लगता था मानो तालाब के गहरे पानी में डूबे रहस्य की कोई छोटी सी झलक। झिंगुरों की लगातार आवाज और मेंढकों की टर्र टर्र की आवाज में प्रकृति मानो एक आलसी नींद में डूबी थी। गहरी नींद के लिए इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती, पर ऐसे शांत माहौल में भी एक अजीब आवाज मानो बार बार मेरे दिमाग के भीतर गहरी चोट कर रही थी। आवाज इतनी धीमी, इतनी हल्की थी कि पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया। पश्चिम दिशा की खिड़की के खुले पल्ले से एक अजीब सी फुसफुसाहट मेरे कानों में आ रही थी। आवाज इतनी अजीब और बेतुकी थी कि मेरी नींद उड़ गई। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया। नींद में डूबी आंखों से पहले ये समझने की कोशिश की कि आवाज कहां से आ रही है और क्यों आ रही है। फिर साफ समझ आया कि आवाज खिड़की के उस पार से आ रही है, पर दूसरी मंजिल की खिड़की के उस पार खड़े होने की कोई जगह तो नहीं है। तो फिर कौन या क्या ऐसी आवाज कर रहा है? एक दबी हुई सी घबराहट मेरे दिल में कांप उठी। मुझे याद आया कि शरद बाबू के पास एक फार्म हाउस है। वो लगभग 8 गायें और 10-12 बकरियां पालते हैं। एक भैंस और उसका छोटा बच्चा भी है। ये उनका सिर्फ शौक नहीं, एक तरह का बिजनेस भी कहा जा सकता है। दूध बेचकर वो महीने में अच्छी खासी कमाई करते हैं। पर इन पालतू जानवरों के अलावा शरद बाबू का एक अजीब शौक भी है। वो एक सुअर पालते हैं, एक अजीब सफेद रंग का सुअर जिसके शरीर पर काले काले धब्बे हैं। इस तरह का सुअर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या वही सुअर नीचे खड़ा होकर वैसी आवाज कर रहा है? मैं मामले को ठीक से समझने के लिए पश्चिम की खिड़की की ओर बढ़ा और फिर मैंने देखा कि खिड़की का जो एक पल्ला बंद था वो किसी तरह खुल गया था। थोड़ा झुककर मैंने नीचे देखा। शरद बाबू अपने कमरे में ही रहते हैं। शायद उनके कमरे की खिड़की भी खुली है और वहां से लैंप की हल्की रोशनी घर के पीछे की अरबी के पत्तों वाली झाड़ी पर पड़ रही है। अरबी के पेड़ों की बड़ी बड़ी विशाल पत्तियां रात के अंधेरे में धूल सने इंसानों जैसी दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे शरद बाबू के कमरे की खिड़की की ओर देख रही हों और शरद बाबू को एकटक देखते हुए सिर हिला हिलाकर आपस में फुसफुसाकर बातें कर रही हों। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर ठीक से देखने के बाद भी मुझे सुअर कहीं नहीं मिला। अतः मुझे लगा कि मुझे सुनने में गलती हुई है। ये सोचकर मैंने खिड़की का पल्ला बंद किया और वापस आने वाला था कि मेरी नजर अपने उस अरबी के पत्तों वाली झाड़ी पर अटक गई। तभी उन झाड़ियों के पीछे कुछ हिला और फिर भाई जो दिखा ना, आई स्वेयर, फुल बोन का स्केलेटन, रेड ग्लोइंग आईज एंड डाइट फ्री की टेल, प्योर नाइटमेयर मटेरियल। वो भयानक आकृति अब धीरे धीरे खिड़की की जाली के पास से घर के अंदर घुसने की तैयारी कर रही थी। एक सेकंड के लिए लिटरली लगा जैसे मेरा सिस्टम ही शट डाउन हो गया हो। इस तरह का प्राणी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो कोई प्राणी था या कुछ और? मेरी सांसों की गति दोगुनी हो गई थी। एक बार मन में सोचा कि क्या शरद बाबू को चिल्लाकर बुलाऊं, पर ठीक उसी समय एक अविश्वसनीय घटना घट गई। खिड़की के भीतर से शायद शरद बाबू ने कुछ फेंका, थोड़ा तरल पदार्थ, ठीक पानी जैसा, और तभी वो भयानक प्राणी एक अजीब भयानक सुअर की तरह चिल्ला उठा। फिर 2 बार दांत पीसकर 2 कदम पीछे हट गया, जैसे उसे वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई हो। फिर खिड़की की ओर हिंसक जलती आंखें करके अरबी के पत्तों वाली झाड़ी के भीतर घुसकर कहीं गायब हो गया। भाई, मेरा हाल ऐसा था जैसे कोई आइस बकेट अंदर से पलट दिया हो। ठंडा पसीना और कंपकंपी दोनों। मेरी आंखों के सामने जो घटित हुआ था वो हकीकत थी या कल्पना, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी से खिड़की के पल्ले बंद किए, चिटकनी लगाई और चुपचाप बिस्तर पर आकर बैठ गया। अब भी कानों में वो चीख गूंज रही थी, एक बार सुन लो, भूल नहीं पाओगे। बारिश का असर तब भी हवा में था, हालांकि आसमान अब काफी साफ था। कल रात के भयानक दृश्य के बाद मुझे नींद तो आई थी, पर वो बहुत ही बेचैन थी। मैं सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आंखों के सामने से वो हड्डियों को कंपा देने वाली कोड़े जैसी पूंछ वाले प्राणी की जलती आंखें किसी भी कीमत पर हट नहीं रही थीं। सुबह की नरम रोशनी में हालांकि वो डर कुछ कम हो गया था, पर एक भारी बेचैनी और सवालों का बोझ मेरे मन पर छाया हुआ था। इस दूर दराज के गांव में मैं किराए के मकान में आकर केवल दिन नहीं गिन रहा था, मैंने एक काम की व्यवस्था भी कर ली थी। गांव से थोड़ी दूर शहर के बाहरी इलाके में एक पेन बनाने की फैक्ट्री थी। वहीं मैंने एक काम ढूंढा था। मेरा मकसद एक ही था, कुछ महीने यहाँ रहकर कुछ पैसे जमा करना, फिर अपने शहर लौटकर सभी लेनदारों का कर्ज चुकाना।
और सम्मान के साथ फिर से अपनी जिंदगी में लौटना। यही एक सपना मुझे हर दिन कठिन हकीकत का सामना करने के लिए खींचता था। आज सुबह हालांकि मुझे काम पर निकलने में थोड़ी देर हो गई। घड़ी की ओर देखा तो लगभग 9 बज चुके थे। जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं कमरे से निकला। नीचे आंगन के पास सीढ़ियों के मुहाने पर आते ही मुझे शरद बाबू की आवाज सुनाई दी। ओह अनीश। वो आंगन में खड़े होकर अपने नौकर अनीश को आवाज लगा रहे थे। शायद वो थोड़ा देर से आया था। बारिश थोड़ी रुक गई है, अगर अभी नहीं गया तो फिर से बारिश आ सकती है। एक हट्टा कट्टा नौजवान सिर खुजलाते हुए सामने आकर खड़ा हो गया। शरद बाबू की नजर तभी अचानक मुझ पर पड़ी। आर्यन बाबू, आप काम पर नहीं गए? मैं थोड़ा असहज हुआ। दरअसल कल रात नींद में थोड़ी दिक्कत हुई थी, इसलिए आज उठने में देर हो गई। अभी निकल रहा हूं काम पर। क्या बात है आर्यन बाबू, ऐसी बारिश में तो नींद फुलौना आती है। तुमको क्या हुआ? मैं हिचकिचाया। कल रात की घटना उन्हें बतानी चाहिए या नहीं, इस पर मेरे मन में एक दुविधा थी। पर शरद बाबू का चिंतित चेहरा देखकर मुझे लगा कि बताना चाहिए। शायद शरद बाबू कुछ जानते हो। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। आधी रात को अचानक नींद टूट गई। अच्छा, एक बात आपने देखी है? मतलब? आपको देखना चाहिए था। वो आपके कमरे के दरवाजे का पल्ला खुला। मतलब? खिड़की के बाहर। अरे अरे, तुझे कब से कह रहा हूं तैयार हो जा, मेरे बच्चे। अरे गाय बकरियां तो खेत की ओर जा रही हैं, देख। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। शरद बाबू ने अचानक ही टॉपिक बदल दिया। वे लगभग चिल्ला उठे। उनकी आवाज अचानक ही ऊंची हो गई, मानो उन्होंने मेरी बात सुनी ही ना हो। अनीश तब तक अपने काम में लग गया था। उसने शरद बाबू की ओर देखकर कहा, हाँ मैं अभी निकल रहा हूं। मैं हैरान था, शरद बाबू ने ऐसे मेरी बात क्यों टाल दी? वेट, क्या मैंने सच में उनकी आंखों में डर देखा अभी? ये कुछ तो गड़बड़ है। एक अनजानी बेचैनी मेरे दिल में खटकने लगी। मैंने कुछ और नहीं कहा। शरद बाबू का व्यवहार मुझे और भी ज्यादा संदिग्ध कर रहा था। तेज कदमों से आंगन पार करके मैं गेट की ओर बढ़ गया। फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए मुझे काफी दूर चलना था। सड़क पर आते ही ताजी हवा लगी, पर मेरे मन से शरद बाबू का अजीब व्यवहार और पिछली रात के भयानक दृश्य का असर किसी भी कीमत पर हट नहीं रहा था। मैं फैक्ट्री की ओर रवाना तो हुआ था, पर उस दिन मेरा काम करना नहीं हो सका। फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते ही मैंने एक अलग ही नजारा देखा। मजदूरों ने हड़ताल कर रखी थी। उनके चेहरे पर साफ असंतोष और जिद थी। वेतन वृद्धि की मांग पर हड़ताल चल रही थी। फैक्ट्री का मुख्य द्वार बंद था, उस पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था। गेट के बाहर छोटे छोटे झुंड लगे थे। मजदूर अपनी बकाया मांगों को लेकर नारे लगा रहे थे। अंततः मेरा आज काम नहीं था। दोपहर से पहले ही मुझे घर वापस लौटना पड़ा। घर लौटकर आंगन या बरामदे में ही मेरी नजर निचले तल के बरामदे पर पड़ी। शरद बाबू बैठे थे। उनका वाइब ही अलग था। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे कोई उन्हें अंदर से खा रहा हो। थकान और डर साफ दिख रहा था। लगा जैसे मैं आया हूं, उन्हें इसका ध्यान ही नहीं है। इतने पास आकर भी वे निश्चल थे। मैंने गला साफ किया। अरे शरद बाबू, आपने लंच कर लिया क्या? शरद बाबू मानो नींद से जागे हों। उनका शरीर चौंक उठा, आंखें चौड़ी हो गईं। कौन कौन कौन? आर्यन, तुम आ गए हो। मेरा खाना पीना हो गया है, तुम इतनी जल्दी आ गए? उनकी आवाज में एक अजीब हिचकिचाहट थी। मैंने संक्षेप में फैक्ट्री की हड़ताल के बारे में बताया। शरद बाबू ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जाओ जाओ, हाथ मुंह धोकर खाना पीना करके थोड़ा आराम कर लो। मैंने सिर हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर अपनी कोठरी में चला गया। पर शरद बाबू के व्यवहार ने मेरे मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। पिछले 3 महीनों से मैं इस घर में रह रहा था। मैंने इस बूढ़े व्यक्ति को हमेशा खुश देखा था, कभी इतना चिंतित या डरा नहीं देखा था। आज उनमें एक अजीब बदलाव दिख रहा था। मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। एक हमेशा मुस्कुराने वाला व्यक्ति अचानक ऐसे क्यों बदल गया? कल रात देखा गया वो भयानक दृश्य फिर से मुझे याद आ रहा था। क्या उस दृश्य का शरद बाबू के जीवन से कोई गुप्त संबंध है या महज एक संयोग? ये सब सोचते सोचते मैं अपने कमरे में लौट आया। दोपहर ढलकर शाम हो गई। आसमान धूसर से गहरे नीले रंग में बदल गया था। कुछ देर पहले ही अनीश ने गायों और बकरियों को खलिहान में उनके निश्चित स्थान पर छोड़ दिया था। मैं नीचे आया, सोच रहा था कि शरद बाबू से बात करूंगा। आज शाम होने से थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि शरद बाबू के कमरे के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं कमरे के पास गया और देखा शरद बाबू कमरे के अंदर पश्चिम दिशा की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर कुछ देख रहे थे। उनकी नजर बाहर टिकी थी, जैसे कुछ देख रहे हों, कुछ ऐसा जो उन्हें डरा रहा था, बैडली। मैंने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। क्या मैं आ सकता हूं? शरद बाबू चौंक कर मुड़े। उनकी आंखों में वही पुराना आतंक और डर मानो और भी गहरा हो गया था। आर्यन, आओ आओ, अंदर आओ।
उनका चेहरा पीला पड़ गया था, माथे पर पसीने की लकीरें थीं। मैं कमरे के अंदर एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। मेरी आंखों में प्रश्न चिन्ह था। क्या हुआ है बताइए तो। शरद बाबू, कोई प्रॉब्लम चल रही है? शरद बाबू ने कुछ अजीब, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, शश, कुछ मत बोलो। अगर उसने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। उनकी आवाज में एक दबी हुई डर और अस्थिरता ऐसे मिली थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते पूछा, कौन सुन लेगा? पर मेरे सवाल का कोई जवाब दिए बिना शरद बाबू तेजी से पश्चिम की खिड़की बंद करने चले गए। लकड़ी के पुराने पल्ले बंद होने की आवाज से ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य दीवार खींच दी गई हो। फिर अनीश को संबोधित करते हुए, पर थोड़ा जोर से ही बुलाया, अनीश, अनीश, 2 कप चाय दे जा बेटा। मेरे मन में तब हजारों सवाल थे। मैंने कहा, क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं? शरद बाबू की आंखें तब भी दहशत से घिरी हुई थीं। वे मेरी ओर झुककर लगभग फुसफुसाते हुए फिर बोले, सब बताऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें कल सुबह ही ये घर छोड़ना होगा। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ा। प्रत्येक शब्द एक गहरे रहस्य का संकेत दे रहा था। मैं हक्का बक्का रह गया। छोड़ना होगा, इसका मतलब? सज्जन तब और ज्यादा बेचैन हो गए। उनकी दृष्टि इधर उधर घूम रही थी, मानो अदृश्य कुछ उन्हें घेरे हुए हो। इतना कुछ बताने का अभी टाइम नहीं है आर्यन, पर जान लो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, उसी वजह से कह रहा हूँ। टाइम आने पर सब कुछ खोलकर बताऊंगा। और खासकर आज रात को दरवाजा खिड़की बिल्कुल मत खोलना। ये कहते कहते अनीश चाय लेकर कमरे में घुस गया। उसकी आंखों में सीधी सादी जिज्ञासा थी। शरद बाबू उसे देखकर राहत महसूस कर रहे थे। अनीश, चाय रखकर तू अपने घर वापस चला जा। कल आने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे घर जाकर बुला लाऊंगा। बूढ़ा अनीश कुछ नहीं समझा। उसकी आंखों में एक जिज्ञासु दृष्टि थी। उसने एक बार मालिक की ओर देखा, एक बार मेरी ओर, फिर गर्दन हिलाकर चला गया। दरवाजे के बाहर अनीश के गायब होते ही शरद बाबू की आंखों में मानो फिर से वही अनजाना आतंक लौट आया। मैं समझ रहा था कि इस घर में कुछ भयानक घट रहा है और मैं उसके बीच में फंस गया हूँ। शरद बाबू की बातें मेरे मन में एक गहरे डर का बीज बो गईं। रात को दरवाजे खिड़की न खोलने की चेतावनी मानो किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। तब शाम का अंधेरा धीरे धीरे गहरा होने लगा था। दिन की आखिरी रोशनी भी आसमान के पश्चिमी कोने में खो रही थी। आसमान में बादलों का झुंड और भी घना और काला हो गया था और दूर से बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने ऊपर से कोई डरावना सिग्नल भेज दिया हो। कमरे के अंदर लैंप की हल्की रोशनी में शरद बाबू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनकी सारी जान निकाल ली हो। मैं अब खुद को रोक नहीं सका। कल रात का दृश्य और शरद बाबू का आज का अजीब व्यवहार मेरे मन में एक तेज जिज्ञासा पैदा कर चुका था। मैंने सीधे सवाल कर दिया, अच्छा शरद बाबू, सच सच बताइए तो, कल रात आपने उस खिड़की से बाहर क्या फेंका था और वो अजीब प्राणी क्या था? मैंने सब कुछ देखा है, इसलिए प्लीज इस बारे में कुछ भी मत छिपाएं। मेरी आवाज में साफ गोई और एक अदम्य उत्सुकता थी। मेरी बात खत्म नहीं हुई थी कि शरद बाबू की आंखें बड़ी बड़ी होकर चौड़ी हो गईं। उनका पीला चेहरा मानो और भी रक्तहीन हो गया। उन्होंने उंगली होंठ पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया, फिर लगभग फुसफुसाते हुए बोले, बिल्कुल चुप, उसकी बात बिल्कुल मत बोलो आर्यन। वो शैतान है, वो शैतानों का राजा है, सबसे बड़ा शैतान। उनके हर शब्द ने हवा को भारी कर दिया। उसमें एक अशुभ छाया उतर आई। मेरे पास एक तांत्रिक का दिया हुआ मंत्रपूत गंगा जल है, वो छिड़कने से वे नहीं आते। शरद बाबू की बातों ने मेरे दिल में कंपन पैदा कर दिया। तांत्रिक, शैतान, मंत्रपूत जल, ये सब मानो किसी और दुनिया का संकेत देते थे। शरद बाबू एक पल रुके, फिर उनकी आवाज और भी धीमी हो गई, जैसे हवा में मिली हुई किसी अदृश्य सत्ता के कानों तक न पहुंचे। पर इतने समय तक उनका उत्पात नहीं था। पर मैं जानता था कि एक दिन चीज वापस आएगी, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। पर तुम मुझसे प्लीज अब उसकी बात मत पूछो। आज की रात है। वो रुक गए। उनकी आंखें कल्पना के किसी भयानक दृश्य पर टिकी थीं। आज की रात है काल रात्रि, जिस रात अमंगल अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है। तंत्र मंत्र की क्रिया चरम सीमा पर पहुंचती है। शरद बाबू का ये पागलों जैसा प्रलाप मुझे और भी जिज्ञासु बना रहा था। मामला कुछ भी साफ नहीं हो रहा था। सज्जन कुछ भी साफ साफ बता नहीं रहे थे, बस रहस्य का जाल और घना कर रहे थे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि बाहर रसोई घर की ओर से एक बर्तन गिरने की खनखनाहट की आवाज आई। इतना ही नहीं, उसके साथ एक अजीब टूंग टांग की आवाज भी जुड़ गई, मानो कोई रसोई घर में घुस गया हो और कुछ कर रहा हो, या अनगिनत धातु की छोटी छोटी चीजें एक साथ गिर रही हों। आवाज इतनी अजीब और असामान्य थी
कि शरद बाबू डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें चौड़ी हो गई थीं। वे कांपते हुए बोले, आर्यन, बहुत सावधान रहना, दरवाजा खिड़की मत खोलना, मत खोलना। उनकी आवाज डर से भर गई थी। मैं नौजवान लड़का था, मुझ में डर का न होना स्वाभाविक ही था। इस उम्र में आतंक नाम की चीज मन पर ज्यादा देर तक हावी नहीं रह पाती, और कल रात देखे गए उस विचित्र प्राणी की बात मैं लगभग भूल चुका था। इस पल मैं हिम्मत से भर गया। शरद बाबू की ऐसी लाचारी देखकर मेरे भीतर एक अजीब शक्ति जाग उठी। मैंने कहा, आप कमरे में रहिए, दरवाजा बंद करके, मैं देख आता हूं। शरद बाबू को कुछ कहने का समय दिए बिना ही मैंने मेज पर से लैंप हाथ में उठा लिया। मेरी आंखों में दृढ़ता थी, मुंह पर एक अदृश्य चुनौती की छाया थी। तेज कदमों से मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर दरवाजा खोलकर सावधानी से बाहर निकल गया, और बाहर निकलते समय मैंने दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। अब आंगन के शांत अंधेरे में लैंप की हल्की रोशनी में मैं अकेला था। मेरे हाथ की रोशनी कांप रही थी, और मेरी छाया मानो भूत या प्राणी की तरह कभी लंबी हो रही थी तो कभी छोटी। रसोई घर की ओर से वो अजीब आवाज तब भी आ रही थी। हर कदम पर एक अनजानी चीज का सामना करने का रोमांच और एक दबी हुई घबराहट मेरी नस नस में दौड़ रही थी। लैंप की कांपती रोशनी में अपनी लंबी छाया को साथी बनाकर मैं धीरे धीरे बरामदे की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर घना होता अंधेरा मानो और भी गहरा होकर मुझे निगलना चाहता था। बरामदे के पास ही एक टूटे मेज का पाया पड़ा था, पुराना लकड़ी का, काफी भारी। बिना हिचकिचाए मैंने उसे लाठी की तरह हाथ में उठा लिया। मेरी आंखों में एक अटूट दृढ़ता थी, मानो मैं किसी अदृश्य शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हो। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरा लक्ष्य वो आवाज थी, पर सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ते ही रसोई घर के अंदर से आती वो अजीब टूंग टांग की आवाज रुक गई। एक भयानक शांति ने चारों ओर को निगल लिया। मैं अब रसोई घर के दरवाजे के सामने पहुंच चुका था। एक हाथ में लैंप, दूसरे हाथ में लकड़ी की लाठी मजबूती से पकड़ी हुई थी। सांस रोक देने वाली इस शांति ने मेरी नसों पर दबाव डाला। मैंने पैर से दरवाजे पर हल्का धक्का मारा तो दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अंदर घुसकर मैंने लैंप की रोशनी ऊपर की। कमरा बिल्कुल खाली था। फर्श पर बिखरे हुए बर्तन, भांडे, हांडी पतले सब मानो ठीक जगह पर थे। कहीं किसी दूसरे की मौजूदगी नहीं थी। कोई बर्तन भी नीचे नहीं गिरा था। तो फिर आवाज क्यों आ रही थी? किस चीज की आवाज थी वो? मेरे मन में एक गहरा आश्चर्य और अविश्वास था। मैं लैंप हाथ में लेकर दरवाजा बंद करके बरामदे की ओर बढ़ा, पर इस बार कुछ कदम आगे बढ़ते ही मेरी नजर बरामदे के फर्श पर अटक गई। वहां एक चिड़िया मरी पड़ी थी। मैं झुककर लैंप लेकर गया। चिड़िया पूरी तरह मृत थी। उसके नरम पंख तब भी ताजे दिख रहे थे। चिड़िया का पूरा शरीर सही सलामत था। सिर्फ होंठ के एक ओर से थोड़ा सा खून निकला था, बहुत थोड़ा सा। मेरा स्वभाव ही ऐसा था कि मुझे सारे पशु पक्षी देखकर दया आती थी। अफसोस का एक शब्द मेरे मुंह से चुपचाप निकला, फिर फुसफुसाते हुए बोला, हाय, ऐसी सुंदर चिड़िया ऐसे मर गई। चिड़िया के सिर के पास एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग का गोल अजीब निशान था, जिसने चिड़िया को और भी आकर्षक बना दिया था। वो निशान एक पल में मेरी नजर में आ गया। ऐसे सुंदर प्राणी की ऐसी करुण मृत्यु देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बाहर आंगन के एक कोने में कुदाल, कैंची और सब्बल रखे थे। वहीं से एक सब्बल उठा लिया मैंने। आंगन के एक किनारे एक छोटे से पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदा, फिर बड़े प्यार से चिड़िया को हाथ में उठाकर मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। एक लंबी सांस निकली मेरे दिल से। मैं मानो प्रकृति के एक छोटे से जीवन को सम्मान दे रहा था। फिर लैंप हाथ में उठाकर मैं फिर से वापस जाने के लिए तैयार हुआ। मेरे मन में तब एक तरह की राहत और आत्मविश्वास था। शरद बाबू जो बेवजह डर रहे हैं, वो बात मुझे समझानी होगी, क्योंकि अभी तक मैंने इस घर में ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। रसोई घर के अंदर से आती आवाज शायद किसी बिल्ली का काम था, और चिड़िया का मामला भी शायद वैसा ही था। अचानक मर गई, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। मन ही मन थोड़ा हंसा मैं। मुझे लगा कि ये सब शरद बाबू के अत्यधिक डर का परिणाम है। फिर शरद बाबू के कमरे की ओर पैर बढ़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़कर मैं ठिठक गया। मेरा खून जम गया। शरद बाबू के कमरे का दरवाजा बंद था, और उस बंद दरवाजे के ठीक बाहर दहलीज पर एक और चिड़िया चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें स्थिर थीं, मानो एकटक मेरी ओर देख रही हूं। और अजीब बात यह थी कि इस चिड़िया के सिर पर भी वही सफेद रंग का गोल निशान था, जबकि इस चिड़िया की आंखों में ऐसी ठंडी, खाली दृष्टि थी जो मेरी जानी पहचानी किसी चिड़िया की आंखों में नहीं होती। उसके बैठने के तरीके में, उसकी निश्चल निगाह में एक अजीब, भयानक भाव उभर आया था, जिसे देखकर मेरा दिल जम गया। ये महज संयोग नहीं था। इस पक्षी की मौजूदगी मानो एक अशुभ संकेत दे रही थी। मेरे सारे तर्क एक पल में टूटकर बिखर गए।
मुझे लगा मानो मैं एक गहरे रहस्य की अतल गहराई में डूबता जा रहा हूं। शरद बाबू के कमरे की दहलीज पर बैठी उस दूसरी चिड़िया की ओर देखकर मेरे दिमाग में सब कुछ कैसा गड़बड़ा गया था। क्या ये कोई दूसरी चिड़िया है? पर अगर ऐसा नहीं है तो जिस चिड़िया को मैंने अभी अभी मिट्टी में दबाया था वो फिर से जिंदा कैसे वापस आ गई? ये विचार मानो मेरे दिमाग में घर कर गया। मेरे सारे तर्क धरे रह गए। मन में एक तेज बेचैनी के साथ मैं एक पल भी नहीं रुका। जल्दी से दौड़कर वहां गया जहां मैंने चिड़िया को मिट्टी के नीचे दबाया था। लैंप की कांपती रोशनी में वो जगह ढूंढ निकाली, फिर पागलपन की तरह मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। हाथ में वही सब्बल था। मेरी हर कुदाल मानो मिट्टी भेद कर किसी अशुभ शक्ति को खींचने की कोशिश कर रही थी। मिट्टी खोदते खोदते अचानक एक समय मेरे हाथ का सब्बल एक मांसपिंड में गड़ने जैसा महसूस हुआ। एक तेज ठंडक की भावना मेरे हाथ में फैल गई। मेरा पूरा शरीर मानो सुन्न हो गया। मैंने एक झटके में सब्बल खींचा तो देखा सब्बल के सिरे पर ताजा लाल खून लगा हुआ था। मेरी सांस तेज चलने लगी। दिल मानो फट जाएगा। मैंने तेजी से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया, मानो कोई अदृश्य शक्ति मेरा पीछा कर रही हो। और मिट्टी हटाकर अंदर जो अजीब दृश्य मैंने देखा, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। जहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस बेचारी चिड़िया को मिट्टी के नीचे दफन किया था, वहां अब चिड़िया नहीं थी। उसके बजाय अंदर से बाहर निकला था शरद बाबू का बहुत प्यारा और पसंदीदा सफेद काले धब्बों वाले सूअर का मृत शरीर। उसका शरीर तब भी गर्म था। आंखों के कोने में जमी थी ठंडी खालीपन। सूअर के होंठों के पास से गाढ़ा खून बह रहा था और उसके पूरे शरीर पर अनगिनत नाखूनों के खरोंच जैसे गहरे निशान थे। ये कैसे? मेरा दिल फटकर एक ठंडी चीख निकलने ही वाली थी कि वो मेरे गले में ही अटक गई। प्रचंड भय और आतंक में मैं 2 कदम पीछे हट गया और ठीक उसी पल आसमान चीरकर एक भयानक बिजली गिरी। फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई, मानो प्रकृति भी इस भयानक दृश्य की साक्षी नहीं बनना चाहती हो। शरद बाबू तो कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? मेरे मन में यह सवाल मानो हजारों कांटों की तरह चुभ गया। मैंने हाथ का सब्बल फेंक दिया और शरद बाबू के कमरे की ओर दौड़ा। मेरा मन तब एक ही जवाब चाहता था कि इस घर में क्या हो रहा है। पर दरवाजे के पास आते ही कमरे के अंदर से एक भयानक आवाज सुनाई दी। ठीक वही आवाज जो कल रात मैंने पश्चिम की खिड़की से सुनी थी। एक भयानक सूअर जैसी चीख, पर और भी बहुत ज्यादा भयानक, मानो कोई दानवीय सत्ता अपना असली रूप धारण कर चुकी हो। और अंदर से शरद बाबू मानो किसी से गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांग रहे थे। उनकी आवाज डर से विकृत हो उठी थी। तो क्या वो अजीब प्राणी, वो हड्डियों का ढांचा, चमड़े और हड्डियों वाला वो चीज? मैं और ज्यादा कुछ सोच नहीं पाया। इस कमरे के दरवाजे से ठीक थोड़ी दूरी पर बाईं ओर एक खिड़की थी। खिड़की का एक पल्ला आधा टूटा हुआ था और टूटे हुए कांच के किनारे अंधेरे में चमक रहे थे। मैं धीरे धीरे कांपते हुए उस टूटी हुई जगह की ओर बढ़ा। दिल धड़क रहा था मानो अभी फट जाएगा। मैंने उस टूटे कांच के छेद से कमरे के अंदर देखा, पर यह कैसे संभव है? जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी सारी धारणाओं को उलट पलट कर दिया। कमरे के अंदर शरद बाबू एक कोने में घुटनों के बल हाथ जोड़कर सिकुड़कर बैठे गिड़गिड़ा रहे थे। उनके चेहरे पर एक असीम त्रास था और ठीक उनके सामने कमरे के बीचों बीच खड़ा था उनका वही बहुत प्यारा सफेद काले धब्बों वाले सूअर। पर वो अब अपनी सामान्य ऊंचाई से काफी बड़ा था, लगभग एक पूरे वयस्क सांड जितना विशाल। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उनमें किसी प्राणी की सरलता नहीं थी एक गहरी दारुण क्रूरता। उसका मुंह अजीब तरह से फैल गया था और उसके बाल रहित शरीर से मानो एक भयानक शक्ति विकीर्ण हो रही थी। सूअर के दांत असामान्य रूप से लंबे थे और उनके बीच से गाढ़ा लार बह रहा था। ये अब महज कोई पालतू जानवर नहीं था, ये मानो नरक की कोई विकृत सत्ता थी जो खून और मांस के लालच में उन्मत्त हो उठी थी। मेरा पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ गया। मैं समझ रहा था कि शरद बाबू जिसे शैतान कहते थे वो इस सूअर का रूप धारण कर चुका है। कुछ ही क्षण पहले जिस बेकसूर सूअर को मैंने मिट्टी के नीचे मृत अवस्था में देखा था, वही प्राणहीन शरीर मानो मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी नरम मांसपेशियां सिकुड़ रही थीं, हड्डियां अजीब तरह से फैलकर एक अशुभ रूप ले रही थीं। एक झलक में उसका शरीर कल रात देखे गए उस अजीब शैतान नामक प्राणी के शरीर में रूपांतरित हो गया। उसका चमड़ा और हड्डियों से बना ढांचा, सिर के रूखे लगभग बाल रहित बाल मानो अंधेरे में घुल गए। कमरे के कोने में घुटनों के बल बैठे शरद बाबू तब थर थर कांप रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उनकी आंखों में एक असीम भय था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी जान किसी भी क्षण शरीर छोड़ देगी। मुझे
अब वो दानवीय प्राणी पूरी तरह से अपने असली और भयानक रूप में प्रकट हो चुका था। सिर पर लंबे बाल, हाथों और पैरों के बल वो एक शिकारी मुद्रा में बैठा था और उसकी वो कोड़े जैसी पतली पूंछ अजीब ताल में हिल रही थी, मानो हवा में कुछ लिख रही हो। और ठीक तभी एक अजीब मानव की आवाज और जंगली जानवर की भयानक गले की आवाज मिलकर एक आवाज निकली। उस अजीब प्राणी के भीतर से वो बात कर रहा था, अपने घृणित अतीत का वर्णन कर रहा था। प्रत्येक शब्द में एक बर्फीली घृणा और प्रतिशोध की तीव्रता थी। मैं छाया। आज से 14 साल पहले, हाँ ठीक 14 साल पहले, जब मेरी अपनी उम्र भी 14 साल थी, उस दिन पिताजी के मरने के बाद मां जब बिजली गिरने से मरी, तब तूने सब कुछ के लिए यही सोचा था। मेरी माँ और मुझे तूने सोचा था कि इसके बाद तुझे भी मारकर मेरी माँ और मैं मेरे पिताजी की सारी संपत्ति, जमीन जायदाद हड़प लेंगे। और उस डर से तूने मेरी माँ को जहर देकर मार डाला। और जब मैं ये सब जान गई, तब मुझे खाल के पकने और पानी में डुबोकर मार डाला। कितना आसान था, है ना? पर तू सच में नहीं जानता था कि हम बेकसूर थे। सिर्फ तेरी गलतफहमी के लिए 2 बेकसूर जान चली गईं। उस दिन मारने से पहले आखिरी बार मैंने तुझसे कहा था ना, 14 साल बाद वापस आऊंगी। ठीक 14 साल। आज की इस कालरात्रि में फिर से वापस आऊंगी मैं। अपनी शक्ति बढ़ाकर मैं वापस आई हूं तेरे पास। ये रात मेरे बदला लेने की रात है। बातें खत्म होते ही वो विकृत सत्ता 1-2 कदम बढ़कर शरद बाबू की ओर बढ़ी। उसके हर कदम से मानो जमीन कांप रही थी। शरद बाबू तब केवल माफी मांगते रहे। उनके मुंह से केवल अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे, माफ कर दो, माफ कर दो। पर उस शैतान की आंखों में कोई माफी नहीं थी। उसकी आंखों में जल रही थी केवल अनंत घृणा और प्रतिशोध की आग। छाया। वो शैतान रूपी सत्ता धीरे धीरे आगे बढ़कर शरद बाबू को निगल गई। उसके विशाल पंजे शरद बाबू के शरीर को जकड़ लिए, मानो वो एक छोटी सी कठपुतली हो। शरद बाबू की चीख कमरे की हवा में खो गई जब वो दानवीय सत्ता अपने पैने नाखूनों और दांतों से उसके शरीर को फाड़ने लगी। भयानक खून फर्श पर फैल गया और शरद बाबू का बेजान शरीर पल भर में एक अकल्पनीय रूप से छिन्न भिन्न अवस्था में बदल गया। दृश्य इतना भयानक था कि मुझे लगा मानो मेरा अपना दिल ही थम जाएगा। हवा में तब सड़े हुए मांस और खून की एक भयानक गंध थी। अपनी आंखों के सामने ये सब दृश्य मैं एक क्षण भी और सहन नहीं कर सका। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, सिर चकराने लगा। मैं चिल्ला उठा, पर मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। केवल भागने की एक अदम्य इच्छा मुझे निगल गई। मैं वहां से जान बचाकर भागा। मेरे पैर मानो अपनी मर्जी से दौड़ रहे थे। जहां तक नजर जाती मैं बस दौड़ता ही रहा। मैं मानो किसी अदृश्य शिकारी से बचने के लिए दिशा ज्ञान शून्य होकर भागा जा रहा था। दौड़ते दौड़ते एक समय मैं गांव के ही किसी पुराने तारा तारिणी मंदिर के सामने आकर मंदिर की सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो गया। मेरा दिमाग और इस भयावहता को सहन नहीं कर सका। भोर में मुझे होश आया। मेरा शरीर दर्द से अकड़ रहा था और सिर के भीतर मुझे कैसा कैसा पागल सा महसूस हो रहा था। कल रात की सारी बातें, वे भयानक दृश्य, शरद बाबू की चीख पुकार, सब कुछ मेरे मन में साफ था। पर इसके बाद मैंने बहुत सोचा। अब निश्चित रूप से शरद बाबू के घर जाने पर उनका वो भयानक छिन्न भिन्न मृत शरीर मिलेगा। और इतने दिन से चूंकि मैं शरद बाबू के साथ खुद से आया हूं, इसलिए इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है। गांव वाले ऐसा ही सोचेंगे। उधर मैं घर भी नहीं लौट सकता, कर्ज के बोझ के कारण। मैं मानो चारों ओर से जाल में फंस गया था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं जानता था कि मेरी कोई मुक्ति नहीं है। और अचानक मेरी नजर देवी काली की मूर्ति के सामने पड़ी। घड़े के ऊपर एक गमछा मोड़कर रखा हुआ था। एक अजीब खाली दृष्टि से मैं उसी ओर देखता रहा। गांव में तब एक हलचल मच गई थी। सूरज तब झांक रहा था, पर गांव की नींद एक भयानक खबर लेकर टूटी थी। शरद बाबू के घर में उनके कमरे के अंदर उनका भयानक छिन्न भिन्न मृत शरीर मिला था। दृश्य इतना भयानक था कि जिन्होंने देखा था वे डर के मारे बिखर गए थे। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी के साथ गांव के तारा तारिणी मंदिर के पास के बरगद के पेड़ की डाल पर गमछे से फांसी लगाकर लटके हुए मेरा मृत शरीर भी गांव वालों ने बरामद किया था। अचानक एक रात में ये सब क्या हो गया था, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कोई। मैंने ऐसा काम क्यों किया? शरद बाबू का ये हश्र क्यों हुआ? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। केवल वो रात जानती है, वो बारिश जानती है और वो बरगद का पेड़ जानता है पिछली रात की उस दुखद घटना की बात। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अपने आसपास की डरावनी कहानियों को मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले डरावनी दास्तान में एक और नई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अंधेरे से बचकर रहना।